की गहराई में दबा पुराना पाप है। सोने की हर चमक में छिपा एक अभिशाप है। लालच की उस आग में झुलस गई पहचान, जिंदा खाल खींच कर ले गई वो शैतान। दौलत के इस जाल में जब फंसा हर इंसान, मिट गया वजूद उसका, बाकी रहा बस शमशान। मयूरी खुदाई वाले कपड़ों में कई मजदूरों के साथ एक गड्ढे के पास खड़ी है। मशीनें जमीन की सख्त चट्टानों को तोड़ रही हैं और कुछ मशीनें वहां से इंसानों की हड्डियां बाहर निकाल रही हैं। वो कुछ परेशान लग रही है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। ये उसकी बेटी के डॉक्टर का फोन है। हेलो डॉक्टर, बोलिए। साक्षी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आपसे पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? मैम, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि पैसों का इंतजाम हो जाए। अब प्लीज मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए। अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं जरूर दे सकती थी, बट कैंसर का इलाज वक्त पर होना बेहद जरूरी है। अगर अगले 2 हफ्तों में इलाज नहीं हुआ तो... नहीं डॉक्टर, ऐसा ना कहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम हो जाए। ठीक है, तब तक मैं इसका ख्याल रखती हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मयूरी फोन काट देती है और वहीं खड़ी होकर काम होता हुआ देखती रहती है। रात को मयूरी अपने टेंट वाले घर में आती है और किए गए काम का ड्राफ्ट तैयार करने लगती है। वो खिड़की के पास रखी मेज पर बैठकर लिखना शुरू करती है। ड्राफ्ट पूरा करते हुए उसकी नजर दूर खुदाई वाली जगह के पास किसी चमकती चीज पर पड़ती है। उसे देखकर वो थोड़ा उत्सुक हो जाती है। मयूरी उस जगह के करीब जाती है, ये देखने के लिए कि चट्टानों के नीचे आखिर क्या चमक रहा है। वो एक रॉड उठाकर भारी पत्थर को हटाती है और वहाँ उसे सोने के 2 चमकते हुए सिक्के मिलते हैं। वो एक सिक्का उठाकर उसे गौर से देखती है और हल्का सा काट कर खुद ही समझ जाती है कि ये असली सोना है। वो क्रू को बताने के लिए अपना वॉकी टॉकी निकालती है, मगर अगले ही पल वो रुक जाती है। वो किसी को कुछ नहीं बताने का फैसला करती है, सिक्कों को अपनी जेब में रखती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मयूरी फिर से खुदाई वाली जगह पर होती है और इंसानों की हड्डियों के ढेर निकलते रहते हैं। अब ये जगह जैसे खत्म न होने वाला कंकालों का गड्ढा बनने लगी है। तभी उसका सीनियर उसके पास आता है। काम कैसा चल रहा है मयूरी? ठीक ही चल रहा है सर, बस मुझे लगता है कि हमें ये काम अब बंद कर देना चाहिए। वो क्यों? कुछ वक्त बाद मयूरी और उसका सीनियर उसके टेंट में होते हैं। वो इस बात पर आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। हम यहाँ पिछले 8 महीनों से खुदाई कर रहे हैं, महज सिर्फ हड्डियों के ढांचों के अलावा और कुछ नहीं मिला। शायद यहाँ वो नहीं हो जो हमें चाहिए। तुम ठीक हो सकती हो मयूरी, पर क्या तुम श्योर हो? एब्सोल्युटली सर, कालकोट में कुछ नहीं रखा। मयूरी का सीनियर हामी में सर हिलाता है और एक फोन कॉल करता है। हम प्रोजेक्ट कालकोट को यही रोक रहे हैं। वो फोन काटता है और वहाँ से चला जाता है। उसी रात कालकोट बेस से सारी मशीनें, मजदूर और सामान हवाई रास्ते से हटा दिए जाते हैं। कुछ दिनों बाद मयूरी अपनी बेटी साक्षी को घर लेकर आती है। उसका इलाज हो चुका है क्योंकि मयूरी ने कालकोट से लाए सोने के सिक्के बेच दिए थे। वो साक्षी को सुलाकर एक फोन कॉल करती है। मुझे अगले 1 महीने के लिए काम से छुट्टी चाहिए। मेरी बेटी का ऑपरेशन हुआ है और मुझे उसके साथ रहने की जरूरत है। ठीक है, तुम्हें जब रीजॉइन करना होगा तब मुझसे आकर मिल लेना। मयूरी फोन काटती है और तसल्ली भरी लगती है। वो साक्षी को मोहब्बत से थपथपाती है। उसी रात मयूरी बालकनी में अकेली बैठकर शहर को देख रही होती है और पैसों की वजह से उसे थोड़ा सुकून महसूस हो रहा होता है। तभी उसे घर के अंदर किसी के चलने की आहट सुनाई देती है और वो तुरंत सावधान हो जाती है। वो घर के अंदर आती है और उस आदमी को ढूंढने लगती है। वो कुछ वक्त इधर उधर देखती है मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी अचानक कोई उसके पीछे से उसे छूता है। वो तुरंत पलटती है और सामने उसकी बेटी साक्षी खड़ी होती है, जो उसके अचानक मुड़ने से हल्का सा टकरा जाती है। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें देखा नहीं।
तुम ऐसे अकेले क्यों घूम रही हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? भूख लगी है मम्मा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो प्लीज। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, चलो। मयूरी अंदर चली जाती है। तभी दीवार पर एक हाथ का निशान नजर आता है जो मिट्टी से बना हुआ लगता है। अगले दिन मयूरी बाथरूम में आती है और ब्रश करना शुरू करती है। ब्रश करते हुए उसकी नजर अपनी गर्दन पर एक काले निशान पर पड़ती है। वो निशान सड़ी हुई त्वचा जैसा लगता है और वो उसे कुछ वक्त देखती रहती है, मगर फिर वो उसे नजरअंदाज कर देती है। कुछ वक्त बाद मयूरी साक्षी को अपनी माँ के पास छोड़कर कहीं जाने के लिए निकलने वाली होती है। बेटा, मैं जल्दी वापस आऊंगी, तब तक आप नानी के साथ रहना, ओके? इसके साथ ही मयूरी वहाँ से चली जाती है। उसकी माँ और साक्षी उसे जाते हुए हाथ हिलाकर अलविदा कहते हैं। रात को मयूरी कुछ भारी सामान लेकर खुदाई वाली जगह पर पहुंचती है। वो उसी जगह पर जाती है जहां उसे पहली बार सोने के सिक्के मिले थे। बगैर वक्त जाया किए वो जमीन खोदना शुरू करती है। वो लगातार खोदती रहती है और धीरे धीरे रात बीतकर हल्की सुबह होने लगती है। कुछ वक्त बाद वो उस जगह के सबसे नीचे तक पहुंच जाती है जहां उसे कुछ लकड़ी जैसा महसूस होता है। वो उसे पकड़कर पूरी ताकत से खोलने की कोशिश करती है। आखिरकार वो दरवाजा खुल जाता है। मयूरी पहली बार उस गड्ढे के अंदर कदम रखती है। जैसे ही मयूरी उस गड्ढे के अंदर कदम रखती है, वो अपने हेलमेट की लाइट चालू करती है और उसी वक्त उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो जगह अनगिनत सोने की चीजों से भरी होती है। एक शाही रथ, तलवारें, ढेर सारे गहने, सोने के सिक्के और कई पुराने खजाने। वो थोड़ा आगे बढ़ती है और एक टूटी हुई कब्र देखती है जिसमें कोई शरीर नहीं होता। वो कुछ वक्त के लिए सोच में डूब जाती है, फिर वापस जाने का फैसला करती है। वापस मुड़ते वक्त उसकी नजर उसी जगह रखे एक आईने पर पड़ती है। उसे देखते ही उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसे अपने बाएं गाल पर भी वैसा ही निशान नजर आता है जैसा सुबह उसकी गर्दन पर था और उसकी त्वचा भी अजीब सी लगती है। वो समझ नहीं पाती कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है, मगर लालच उस पर हावी हो जाता है। वो वहाँ से कई सोने की चीजें उठाती है और बाहर निकलने लगती है। जैसे ही वो बाहर की ओर बढ़ती है, उसे गड्ढे की छत से एक अजीब सी आकृति नीचे कूदती है। उसका जिस्म सड़ा हुआ लगता है, लेकिन जहाँ जहाँ मयूरी के शरीर पर निशान बने हैं, वहाँ उसकी त्वचा साफ नजर आती है। इस आकृति के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान होती है। कुछ दिनों बाद मयूरी अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ होती है। वो बेहद परेशान लग रही है और अब उसके पूरे शरीर पर वैसे ही निशान फैल चुके हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। डॉक्टर उसे गौर से जांच रही होती है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। डॉक्टर, कोई तो इलाज होगा इन चीजों का। आपको जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी, बस आप मुझे ठीक कर दीजिए। ये किसी तरह का इन्फेक्शन लगता है, शायद प्लास्टिक सर्जरी से ये इशू ठीक किया जा सकता है, मगर इसमें काफी खर्च होगा। जितना होगा मैं ला दूंगी, आप प्लीज मुझे ठीक कर दीजिए। ठीक है, मैं तैयारी शुरू करती हूँ। नेक्स्ट वीक हम सर्जरी कर लेंगे। आप काउंटर पर जाकर अपॉइंटमेंट ले लीजिए और 10 लाख जमा करवा दीजिए। मयूरी हामी में सर हिलाती है और वहाँ से चली जाती है। मयूरी चेहरे पर स्कार्फ बांधकर बाहर आती है। जैसे ही वो अपना सिर उठाती है, उसे दूर वही आकृति खड़ी नजर आती है जो सीधे उसकी आंखों में देख रही होती है। वो देखती है कि उस आकृति का शरीर आधा सड़ा हुआ और आधा ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसका अपना शरीर बदल रहा है। ये देखकर वो डर के मारे जमीन पर गिर जाती है। आसपास के लोग तुरंत उसे उठाने के लिए उसके पास जाते हैं। मैडम, मैडम, क्या हुआ आपको? वो सभी लोग उस दिशा में देखते हैं, मगर उन्हें वहाँ कोई नजर नहीं आता। मगर मयूरी अभी भी उसे देख रही होती है। मैडम, वहाँ कोई नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा?
मयूरी समझ जाती है कि उस आकृति को उसके अलावा और कोई नहीं देख सकता। वो कांपते हुए उठती है और पीछे वाले गेट से वहां से निकल जाती है। उसी रात मयूरी बेचैन होकर इधर उधर चलते हुए किसी को फोन मिलाती रहती है। वो परेशान होती है क्योंकि सामने वाला उसके लगातार फोन करने के बावजूद फोन नहीं उठा रहा होता। तभी अचानक सामने वाला फोन उठा लेता है। सर अब कहाँ है? तब हमें पता चलता है कि फोन के दूसरी ओर कोई और नहीं बल्कि उसका सीनियर ही है। मैं तो अपने घर पर हूँ मयूरी, क्या हो गया? क्या सब कुछ ठीक है? तुम काफी फिक्र में लग रही हो। सर, सब कुछ खत्म हो गया। मैं बुरी तरह फंस चुकी हूँ। मयूरी काम डाउन, क्या हुआ है मुझे ठीक से बताओ। मयूरी उसे शुरू से सारी बातें बता देती है और कहती है कि कैसे वो अपने लालच में खुद को खोती जा रही है। उसका सीनियर उसकी बात गौर से सुनता है। ठीक है, मुझे उस जगह के कोऑर्डिनेट्स भेजो, मैं वहां जाकर स्क्रिप्चर्स को रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ। मयूरी उसको जगह के निर्देश भेजने के लिए मान जाती है और इसी के साथ रात खत्म हो जाती है। एक हफ्ते बाद मयूरी ऑपरेशन थिएटर में लेटी होती है और डॉक्टर उसके इलाज का प्रोसेस शुरू करती है। दूसरी तरफ मयूरी का सीनियर अपने सामान के साथ उस गड्ढे में उतरता है और पहली बार वहां दबे हुए खजाने को देखता है। इतनी सारी दौलत देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। यहाँ डॉक्टर उसके शरीर के बचे हुए ठीक हिस्से से एक एक करके त्वचा के छोटे छोटे हिस्से निकालने लगती है। मयूरी का सीनियर अपने डिवाइसेस से सोने की जांच करता है। इतनी बड़ी मात्रा में इतना सारा सोना देखकर वो हैरान रह जाता है। यहाँ धीरे धीरे पता चलता है कि मयूरी का इलाज करने वाली कोई और नहीं बल्कि वही अजीब आकृति है। वो मयूरी की त्वचा उतारकर अपने ऊपर लगा रही होती है। यहाँ मयूरी के सीनियर के चेहरे पर लालच साफ नजर आने लगता है। वो मयूरी को बचाने नहीं बल्कि इस खजाने को इकट्ठा करके बेचने आया होता है। वो अपना बैग खोलता है और उसमें गहने और सोने के सिक्कों के ढेर भरने लगता है। इलाज की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और अब मयूरी बिस्तर पर अपनी सड़ी हुई त्वचा के साथ लेटी होती है। वहीं दूसरी तरफ वो आकृति अब मयूरी का रूप ले चुकी होती है। उसका चेहरा मयूरी जैसा ही होता है मगर उसकी आंखें डरावनी लग रही होती हैं। और फिर जैसे ही मयूरी का सीनियर वहां से निकलने लगता है उसे एक अजीब सी ताकत रोक लेती है और पीछे फेंक देती है। वो घबराकर उठता है। कौन है वहाँ? कौन है? अचानक उसका शरीर पीछे चट्टान की दीवार से चिपक जाता है। उसके पैर हवा में उड़ जाते हैं जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। वो खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है। तभी वहाँ मयूरी के रूप में वही आकृति आती है और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान होती है। वो आगे बढ़ती है और हल्का सा अपना चेहरा एक तरफ झुका लेती है। यह कश्चित् कालकोटस्य धनम हर्ति तस्य परिचयः अभ्यते। नहीं, नहीं।